हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। यह कहानी मेरी कज़िन की है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डेयरिंग और बहादुर लड़की थी। लेकिन हम लोग उसे न जाने कब से ढूंढ रहे थे और वो हमें कहीं भी मिल नहीं रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा वक्त एक फ़्लैट में अकेले रहकर भी गुजारा था। ऐसी लड़की नहीं थी कि अगर कुछ दिन के लिए गायब हो गई तो हम समझेंगे कि पता नहीं क्या होगा, उसके साथ क्या हो गया होगा। वो अपना ख्याल रखना अच्छी तरह जानती थी, लेकिन जब मिली ही तो हम लोग हैरान रह गए। और सबसे हैरानी इस बात पर थी कि एक जुल्म को रोकने के लिए बाहर निकली थी और उसके साथ वही गलत हुआ जिसके लिए आवाज़ उठाने के लिए वे बाहर निकली थी। उसके जैसा हाल ही उसका भी कर दिया गया था। आखिर ये समाज किस तरफ जा रहा था? मैं आप लोगों को उसकी कहानी सुनाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। आप लोग ही कहानी के आखिर में कोई फ़ैसला कीजिएगा कि क्या उसके साथ सब ठीक हुआ, क्या वे इस सब की हकदार थी, क्योंकि इस हालात में वो हमें मिली थी और हम लोग हैरान रह गए थे। हमें पता चला था कि उसके साथ एक नहीं बल्कि 10। कोलकाता ये शहर अपनी रौनक और रंग बिरंगी ज़िंदगी के लिए मशहूर था। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता, सब कुछ अपने में एक अलग ही रंग लिया होता है। इस शहर के एक कोने में रहती थी रीमा, एक सिंपल सी लड़की जो न सिर्फ अपने सपनों की दुनिया बसाने की कोशिश कर रही थी बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती थी। रीमा के माता पिता ने उसे हमेशा से सिखाया था कि ज़िंदगी सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का भी एक फ़र्ज़ है। उसके पिताजी एक छोटे व्यापारी थे और माँ घर में ही सिलाई का काम करती थी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को पढ़ाई में आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया। रीमा भी अपने पिता के सपनों को अपने सपनों से मिलाकर देखती थी। अपने पापा जी से बहुत ही प्यार करती थी। वे जो कहते थे मान लेती थी और वे भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसको हमेशा अच्छी सीख ही सिखाते थे। कहते थे कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है सिवाय भगवान के। ज़िंदगी में जो करना है करो, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है। रीमा को बचपन से ही लिखने का शौक़ था। उसकी डायरी हमेशा उसके जज्बात और ख्यालों से भरी होती थी। उसके लिखने का तरीका इतना सुंदर था कि जो भी पढ़ते उसके दिल को छू जाता। इसलिए कॉलेज में उसने जर्नलिस्ट का कोर्स चुना ताकि अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। कॉलेज में उसकी दोस्ती स्नेहा और रिया नाम की 2 लड़कियों से हुई। ये तीनों हमेशा साथ रहती थी, अपनी खुशियों और दुखों को एक दूसरे के साथ बांटती। रीमा और स्नेहा का सपना था कि दोनों मिलकर एक दिन एक अखबार या मैगज़ीन लॉन्च करेगी जिसमें सिर्फ सच और सच लिखा जाएगा। उन्हें ये लगता था कि मीडिया का असली काम सच को सामने लाना है और वो इस देश के लिए कुछ बदलाव लाना चाहती थी। रिया, जो इन दोनों से थोड़ी अलग थी, एक आर्टिस्ट थी। उसका सपना था कि वो अपनी कला के ज़रिए लोगों को जगाए, लोगों के दिलों में अपनी बात को उतारे। ये तीनों अपने सपनों के पीछे भाग रही थी, लेकिन दुनिया की कठोर हकीकत से भी वाकिफ़ थे। और इन सपनों के बीच में ही एक दिन आया जब कोलकाता के एक अस्पताल में एक बड़ी घटना घटी। एक डॉक्टर जो कि अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रही थी, उसके साथ अस्पताल के अंदर ही बलात्कार किया गया। ये न्यूज़ पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अस्पताल जहां लोगों की ज़िंदगी बचाई जाती है, वहीं ऐसे एक नई 20 शैतानों ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक डॉक्टर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये खबर पूरे शहर में फैल गई है। कुछ लोग पहले कहने लगे कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि कोई आम इंसान भी ऐसा सुनता तो वही कहता कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारा समाज इतना भी बुरा नहीं है, लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन पूरी कहानी के बारे में किसी को पता नहीं था। पहले तो सब लोग यही सोचते रहे कि शायद ऐसा हुआ नहीं है, पर जब ये पता चला कि सच है तो हम सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की जान बचाई जाती है, वहाँ पर भी ये सब हो सकता है। अस्पताल की सारी टीम आपस में एक दूसरे को जानती है और पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जबकि अगर देखा जाए तो शायद अस्पतालों में ऐसा करना सबसे ज़्यादा आम बात है। वहाँ के अस्पताल में जहाँ पर बहुत सारी औरतें होती है, बेबस होती है, रातों में वहाँ पड़ी होती है, लेबर रूम का क्या मंजर होता है वो तो सबको पता ही है।
कभी कभी औरतों को ये भी पता नहीं होता कि उनके कपड़े किधर जा रहे हैं, किधर बैठी है, कैसे बैठी है। मतलब ऐसे माहौल में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और अब अचानक से हुआ तो वे भी ऐसी बात के सब लोग ही हैरान रह गए थे। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी, और अब सबको इस बात का भी यकीन आ गया था कि कोई झूठ या झूठी खबर नहीं है, बल्कि सच में कुछ ऐसा ही हुआ है, और इस शहर के सबसे बड़े ट्रेनिंग अस्पताल के अंदर हुआ है। रीमा जब इस बात को पहली बार सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर अस्पताल जैसी जगह भी जब औरतों के लिए सेफ़ नहीं है तो फिर और कहाँ जाएगी। उसने फैसला किया कि वे इसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएगी। उसने इसके ऊपर जितनी भी जानकारी जमा कर सकती थी कर ली, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, लोगों से पूछा, वीडियो देखी। वो तो उस अस्पताल में भी गई थी। उसका दिल भर आया था, उसके दिमाग पर ये वाक़या सवार हो गया था। वे कुछ न कुछ करना चाहती थी। वैसे देखा जाए तो ये इतनी बड़ी और अजीब बात थी कि कोई भी इंसान जो सचमुच ज़िंदा है और उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है, वे कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जब वे ऐसी बात के बारे में सुनेगा तो यही कहेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, आराम से नहीं बैठ पाएगा। हो सकता है तो बेशक कुछ ना कुछ कर सके, पर वे कुछ तो कर सकेगा। और रीमा ने भी यही सोचा था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, पर जो कर सकती हूँ वे ज़रूर करूँगी। प्रोटेस्ट तो कर ही सकते थे, और सब लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे थे। लोगों को अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं होता है। अगर लोग प्रोटेस्ट करें तो बहुत सी बातें मनवा सकते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं होता। दुनिया में बहुत से लोगों के साथ बुरा होता रहता है। हम लोग खबरें सुनते हैं और कहते हैं ओहो अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में लग जाते हैं। पर ये लड़की जिसके साथ अस्पताल में ये सब कुछ हुआ, वे एक डॉक्टर भी थी। उसका नाम माला था। शायद बहुत ही अच्छी लड़की थी, और शायद मरने के बाद ही सही, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके लिए पूरा शहर निकला था। सड़कें जाम हो गई थी और हर कोई उसके लिए इंसाफ मांग रहा था। सब लोग उसके हथियारों को पकड़ना चाहते थे और अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने को तैयार बैठे थे। रीमा भी उन्हीं में से एक थी। कोलकाता के लोगों ने फैसला किया कि वह अस्पताल के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। ये प्रोटेस्ट नहीं सिर्फ डॉक्टर के लिए था, बल्कि सभी औरतों के लिए था जो आज की भी डर के साथ जी रही थी। प्रोटेस्ट के एक दिन पहले रीमा ने अपने घर वालों से बात की। उसकी माँ थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन रीमा ने उससे वादा किया कि वह अपना ख्याल रखेगी। उसने कहा, माँ अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई और ऐसे हादसे का शिकार हो सकता है, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। रीमा ने स्नेहा और रिया के साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का फ़ैसला किया। ये उनके लिए सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक जंग थी। जंग उस सोच के ख़िलाफ़ जो औरतों को हमेशा दबाने की कोशिश करती है। उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि प्रोटेस्ट में शामिल हो गई हो, बल्कि वे प्रोटेस्ट की तैयारियों में भी शामिल थी। जगह जगह फाइल की गई थी, जगह जगह फाइनल की गई थी, जहां पर सब लोगों ने बैठना था, पहुंचना था। और कुछ औरतें ऐसी भी थी जो चल नहीं सकती थी, ठीक से बैठ नहीं सकती थी। उन लोगों के लिए कुर्सी का इंतज़ाम किया था। और फिर प्रोटेस्ट कोई ऐसा काम नहीं कि बस एक दवाई तो आधे घंटे में ख़त्म हो गया, बल्कि उसमें काफ़ी वक्त लगता है। आपको एक जगह पर बैठना पड़ता है तब तक जब तक आपकी बात मान ली जाए, इसलिए पानी का भी इंतज़ाम किया गया। उसने कहा कि ऐसे लोग भी आएंगे जो शायद बीमार हो, किसी के सिर में दर्द हो जाए, कोई बेहोश हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम था। कोलकाता में भी काफ़ी गर्मी थी, इसलिए वह सारे कामों में सुबह से लगी हुई थी। मैं तो हैरान थी कि वह थक नहीं रही थी। उसने कहा कि उसके पिताजी ने भी उसकी बात समझी और उसे अपनी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, रीमा हम तुम्हारे साथ हैं, सच के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। रीमा के दिल में अपने पिता की बात सुनकर हिम्मत और भी बढ़ गई। उसने अपनी डायरी निकाली और एक नोट लिखा जिसमें उसने अपने जज्बात को बयां किया। उसने लिखा, मैं इस दुनिया को बदलना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मुझे खुद से करनी होगी। अगर मैं आज डर गई तो कल कैसे सामना करूँगी? ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है। उसने लिखा था कि आज डर कर चुप बैठ जाने का मतलब यही है कि कल को यही सब हमारी बहन या बेटी के साथ होगा,
और फिर हम लोगों की तरफ देखेंगे कि वे हमारा साथ देते हैं या नहीं। पर हमारा साथ कोई नहीं देगा, इसलिए अगर आज हम इनके खिलाफ़ नहीं निकले तो कल को इस दुनिया को अपनी औलाद के लिए ही महफूज जगह नहीं बना पाएगी। चुप रहने में सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, बोलने में कुछ तो फ़ायदा ही हो जाएगा। मैं जब रीमा को देखती थी तो मैं हैरान होती थी। ऐसा लगता था कि वो लड़की नहीं चलती फिरती उम्मीद है, और उसे देखकर ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी लड़की थी, बहादुर बेटी, लेकिन ये नहीं पता था कि दुनिया के सारे अच्छे लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है। अगले दिन सुबह रीमा, स्नेहा और रिया ने अपनी तैयारी शुरू की। उन्होंने पोस्टर बनाए जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, न्याय दो, न्याय दो, जालिमों को सज़ा दो। ये पोस्टर उनके दिल की आवाज़ थे जो उन्होंने हाथ में उठाकर प्रोटेस्ट साइड की और कदम बढ़ाए। जब सुबह सुबह रीमा प्रोटेस्ट के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि चौक पर कुछ लड़के खड़े हैं जो कह रहे थे कि देखो तो सही, ज़रा ऐसा भी क्या बुरा हो गया जो ये सारे लोग निकल रहे हैं, जो हुआ है वह होकर ख़त्म हो गया। अरे भाई बस करो। और फिर उसने भी तो कुछ किया होगा ना, कोई लड़के झटके दिखाए होंगे ना, तभी तो ये सब कुछ हुआ। इसकी बात सुनकर वे वहाँ से गुज़र जाना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि जिस बात के लिए लड़ने जा रहे हैं ये लोग उसी पर बात कर रहे हैं, तो वे कहने लगी, ज़रा मेरी बात सुनो तुम लोग। वे 4 से 5 लड़के थे। मैंने कहा, जी बोलिए। तो ये वही लड़के थे जो किसी भी लड़की के पीछे जाने को तैयार हो जाते थे और कोई भी लड़की उन्हें घास नहीं डालती थी। ऐसे में एक खूबसूरत और जवान लड़की खुद उन्हें बुलाकर कह रही है कि हाँ जी बोलिए, क्या बात है। तो वे बड़े प्यार से सुन रहे थे। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है उसमें लड़की ही गलत थी। वे वहाँ पर अपना काम कर रही थी। वे आपकी बहन होती या बेटी होती तो तब भी आप यही कहते कि हमारी माँ बहन की गलती थी। हर बार औरत की गलती नहीं होती है। कहने लगे, मैडम हमने आपको क्या कहा जो आप हमारे सामने खड़े होकर गुस्सा दिखा रही है। उसने कहा, मैंने सुन लिया। तो तुम लोग क्या कह रहे थे? तुम लोग आपस में जिस तरह से बात कर रहे थे वे भी मैंने सुन लिया। अरे शर्म करो, तुम्हारी भी बहनें होगी, तुम्हारी भी माँ होगी। अगर उनके साथ ऐसा हो जाता तो फिर तुम भी यही कहते कि हमारी माँ बहन की गलती है। उनमें से एक लड़के ने कहा, देखो मैडम आप ज़्यादा ही बोल रही है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर हमने कोई बात की है तो आपस में बात कर रहे थे, आपको नहीं कह रहे थे। आप हमारे सामने हमारे मामलों में नहीं बोले। आप सब औरतों को तो दिमाग ख़राब हो गया है, जिससे भी इंसाफ मांगने निकली है इंसाफ नहीं मिलेगा। जो होना था वह हो गया, अपना वक्त ना ज़ाया करो। अब रीमा को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग भी मेरे मामले में नहीं बोलोगे। मेरी बात के बारे में बहुत कुछ कहने वाले तुम जैसे मर्द अभी ठीक हो जाओ तो शायद दोबारा माला जैसी लड़की के साथ कोई इस तरह की हरकत ना करे। जब वो लोग अस्पताल के पास पहुँचे तो वहाँ पहले से ही हज़ारों लोग जमा हो चुके थे। सबके चेहरों पर गुस्सा और दर्द था। रीमा, स्नेहा और रिया भी उन लोगों के बीच शामिल हो गई। उन्होंने अपनी आवाज़ को और भी ज़ोर से बुलंद किया। अस्पताल के बाहर पुलिस भी तैनात थी, लेकिन वो लोग सिर्फ भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रीमा ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, ये लड़ाई सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं है, ये लड़ाई हर उस औरत के लिए है जिसे इंसाफ चाहिए। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम न्याय लेकर रहेंगे। उसके नारे सुनकर वहाँ मौजूद लोग भी जोश में आ गए। सब ने मिलकर उस घटना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रोटेस्ट बढ़ता गया, लेकिन लोगों का जोश और भी बढ़ गया। रीमा को लग रहा था कि आज ये आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। हम लोग अस्पताल के बाहर इस प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये सब कुछ अस्पताल में हुआ था और अस्पताल वाले इस बात से इनकार कर रहे थे। वे कह रहे थे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस डॉक्टर ने आत्महत्या की है। आप खुद सोचोगे, अगर उसने आत्महत्या की है तो क्या उसने अपने साथ इतना बुरा खुद ही कर लिया? ऐसे तो कोई दीवार पर अपना सिर भी मारे तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, तो फिर वह अपने आप के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है? और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को कैसे नकारा जा सकता था? अस्पताल वाले सफ़ेद झूठ बोल रहे थे। उनको पता था कि बात क्या है, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे थे। इसलिए हम अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे।
कि वे लोग पुलिस को असल बात बताएं और मुजरिमों को पकड़ने में मदद करें। हम जानते थे कि शायद वे भी अपने अस्पताल की इज्जत बचाना चाहते थे, यही उनकी रोज़ी रोटी थी, लेकिन कम से कम उनको सच तो बताना चाहिए था। किसी का नाम लेते न लेते, सबूत भी नहीं देते, लेकिन जो नहीं हुआ वे तो नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम इतना तो बता देते कि हुआ क्या है। ऐसे में उनके अस्पताल का नाम बर्बाद नहीं होता। उनके अस्पताल का नाम तो अब बर्बाद होने वाला था। लोग प्रोटेस्ट में ये भी कह रहे थे कि ना तो सच बताओगे, फिर आज एक एफआईआर करवाएंगे, ना ही यहाँ पर किसी को पढ़ने के लिए भेजेंगे, हमेशा अस्पताल को बाईपास करेंगे या उसके प्रिंसिपल को हटा दिया जाए और हर उस इंसान को नौकरी से हटा दिया जाए जिसने झूठ बोला है, झूठी गवाही भी है। एक औरत ऐसी भी थी जिसने सब कुछ करवाने में सबसे आगे थी, जबकि वे भी एक औरत थी और उसी ने माला को उन लोगों के आगे फेंका था। उस औरत को भी छुपाया जा रहा था, पता नहीं चल रहा था कि वे कौन है। प्रोटेस्ट वाले ये भी कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उस औरत को भी सामने पेश किया जाए ताकि उसको भी सज़ा मिले, क्योंकि वे भी उन लोगों जितनी ही गुनहगार थी जिन्होंने ये सब कुछ किया था। मैं तो ये सोच रही थी कि वे तो मर्द थे, उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन ये औरत क्यों औरतों के भी अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकती थी। इसको तो सबसे पहले पकड़ना जाना चाहिए था और ऐसी सज़ा देनी चाहिए थी कि सब लोग याद रखें। कुछ लोग कह रहे थे कि इसको भी डराया था कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो जो माला के साथ किया है वे तुम्हारे साथ कर देगी। लेकिन ऐसा भी क्या डर था, इंसान का दिमाग थोड़ा बहुत भी चलता हो तो वे कुछ ना कुछ तो कर ही देता है। पुलिस को फ़ोन कर देती है, अस्पताल की लाइट बंद कर देती या माला को चुपके से बता देती, माला ही वहाँ से भाग जाती। क्या नहीं हो सकता था। लेकिन वे कहते हैं ना, आप दुनिया का वही काम नहीं कर सकते जो आप करना ही नहीं चाहते। दिन ढलते ढलते प्रोटेस्ट धीरे धीरे शांत होने लगा। पुलिस ने लोगों से वापस घर जाने की गुजारिश की। रीमा, स्नेहा और रिया ने भी वापस घर लौटने का फैसला किया, लेकिन रीमा को ऐसा लग रहा था कि अभी और कुछ कहना बाकी है, इसलिए उसने अपनी सहेलियों से कहा कि वे थोड़ी देर और रुकना चाहती है। जिस तरह से उसने पंडाल सजाने में मदद की थी, उसी तरह से वे सब कुछ हटाने में भी मदद करना चाहती थी। ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती थी। कुछ सामान किराए पर भी लिया गया था, उसको भी वापस करवाना था। स्नेहा और रिया ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रीमा ने कहा, मैं बस थोड़ी देर और रुकूं, फिर घर जाऊंगी। उसके बाद स्नेहा और रिया ने उसे अलविदा कहा और घर की राह पकड़ी। उन्होंने कहा कि तुम इतना कुछ कर चुकी हो, अब बस करो, तुम इतना ही कर सकती हो। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और कहने लगी कि हाँ, मुझे पता है मैं इतना ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा करना चाहती हूँ। बार बार उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। वे भी उसके साथ जो इस समाज के रहने वालों के साथ अच्छा करना चाहती थी। पता है, जो भी किसी के साथ अच्छा करना चाहता है उसके साथ बुरा ही होता है। काश तो उस वक्त मैं उसके कहती कि तुम भी तो सबके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रही हो, कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन मेरे दिमाग में बात आई ही नहीं। रीमा प्रोटेस्ट के बाकी बच्चे लोगों के साथ ही थी, लेकिन धीरे धीरे सब अपने घर लौटने लगी। रीमा भी कुछ देर के बाद वहाँ से चल पड़ी। उसके दिमाग में आज के दिन की सारी बातें घूम रही थी। उसने सोचा, क्या आज का प्रोटेस्ट कुछ बदलाव ला पाएगा? क्या डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा? उसने इतनी देर कर दी थी कि अब उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी, ना तो कोई टैक्सी नज़र आ रही थी और ना ही कोई ऑटो वाला, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी जा रही थी। ये सोच भी एक जगह खड़ी रहेगी तो वक्त गुजरता रहेगा, अगर चलती रहेगी तो हो सकता है रास्ते में ही कोई ऑटो या टैक्सी वाला मिल जाए तो रास्ते में बैठ जाएगी, और अगर नहीं तो कम से कम घर तो आ ही जाएगा। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि क्या प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा होगा। फिर भी उसे समझ आया कि फ़ायदा जो भी होगा शायद उन लोगों के लिए होगा। जल्दी जल्दी आगे आने वाली है और वक्त के साथ गणेश जी समाज में रहना है, लेकिन डॉक्टर माला के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने गलती की और उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक क्या फ़ायदा। वे दिल में सोचने लगी
कि अगर मैं इंसाफ करने वाली होती और कोई मुझसे पूछता कि उन लोगों के साथ क्या किया जाए तो मैं उन सब को इस प्रोटेस्ट वाली आवाम के आगे फेंक देती। वे खुद ही इसके साथ जो भी करती वही उसका अंजाम होता। घर का रास्ते लंबे सड़क के बीच से होकर जाता था, जहाँ रात के वक्त रौनक कम और सन्नाटा ज़्यादा होता था। रीमा को थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन उसने सोचा मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रात उसके लिए एक भयानक हकीकत बन गई। जब रीमा अपने घर के पास पहुँचने ही वाली थी तभी उसने देखा कि कुछ आदमी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। दरअसल बात ऐसी थी कि वे लोग बहुत ही पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि रीमा पूरे दिन की थकी हुई थी और इस वक्त उसको नींद आ रही थी और वे अपनी ही सोच में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि कोई ऐसा पीछा कर रहा है। जब उसका घर करीब आने वाला था और वे लोग भी जल्दी जल्दी पहुंच रहे थे, इसलिए रीमा को अंदाज़ा हो गया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने उसका रास्ता रोका तो रीमा को समझ आ गया कि कुछ गलत होने वाला है। जब उन आदमियों ने रीमा का रास्ता रोका तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उनके चेहरे पर नशा और बदले की आग थी। ये वही आदमी लोग थे जिनको रीमा ने प्रोटेस्ट में जाते हुए बातें सुनाई थी। ऐसा लगता था कि अब इन लोगों ने शराब पी ली थी। कह रही है कि वही तो है जो सारे प्रोटेस्ट में सबसे आगे आगे थी, बड़ा सीख रही थी और बड़ा बोल रही थी। बार बार कह रही थी कि उस लड़की का दर्द मैं समझ सकती हूँ, पर तू क्या उसका दर्द समझ सकती है? तू तब समझेगी जब वे सब कुछ तेरे साथ होगा। तूने हमें बातें सुनाई, तेरी इतनी हिम्मत, तू क्या कह रही थी कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, मर्द बड़े बुरे हैं। अरे तुम लोगों का हमारे बिना गुजारा नहीं, और फिर बातें भी हमें सुनाती हो। बहुत मज़ा आता है ना मर्दों की बुराई करके। तेरे घर में जो तेरा बाप है, तेरा भाई है, वे भी मर्द ही है, उनको भी तो बुरा समझती है, तो फिर बाकी औरतों का दिल क्यों ख़राब कर रही है? ऊपर से तू मर्दों के खिलाफ बातें करेगी तो हमारी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। वे लोग बोले जा रहे थे, बकवास करते जा रहे थे, क्योंकि वे नशे में थे। रीमा समझ गई कि उसने यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, अपने दिमाग को चलाना होगा, डरना नहीं होगा। आज वे पूरा दिन यही कहती रही थी कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और अब उसके लिए ये सब कुछ करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। रीमा ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम ज़मीन से चिपक गए। उसने अपने हाथ में पोस्टर थाम लिया, जैसे वे वहाँ उसका बचाव का एक आखिरी ज़रिया हो। और तुम लोग क्या चाहते हो? रीमा ने हिम्मत जोड़कर पूछा, लेकिन जवाब उसके सवालों से ज़्यादा खौफनाक था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्या चाहते हो तुम मुझसे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अकेली लड़की देखकर उसे तंग करने आ गए हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वे आदमी उस पर झपट पड़े जैसे शिकार भूखे भेड़िए हो। रीमा ने जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश की, चिल्लाई, पुकार लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ अंधेरे में गुम हो गई। औरत को भगवान ने बहुत ही सहनशीलता दी है। वे बहुत ज़्यादा बहादुर होती है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये सच है कि औरत ताकत के हवाले से कभी भी मर्द से ज़्यादा नहीं हो सकती। चाहे वे जवान हो और मर्द बुरा हो या ना हो, फिर भी उसकी ताकत मर्द से कम ही होती है। और फिर वे एक नहीं, बहुत सारे थे। रीमा को पोस्टर ज़मीन पर गिर गया और उसके सामने टुकड़े टुकड़े हो गए, और वे आदमी इतने भी खौफनाक थे कि उन्होंने एक पल को भी सोचा नहीं। उन्होंने रीमा के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया जो एक औरत के लिए सबसे बड़ा हो सकता है। उसकी रूह को चोट पहुंचाई। रीमा ने अपनी पूरी शक्ति से उनको विरोध किया, लेकिन वे जानवर बन चुके थे। उस रात रीमा, जो एक डॉक्टर के न्याय के लिए लड़ रही थी, खुद अंधेरों की रात का शिकार बन गई। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। जब उन शैतानों ने अपना काम ख़त्म कर लिया तो उसे वहीं बेहाल हालत में छोड़कर भाग गए। रीमा वहाँ ज़मीन पर पड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में सिर्फ दर्द ही नहीं, एक गहरा क्रोध भी था। सुबह होने पर कुछ लोगों ने उसे सड़क के किनारे बेहाल हालत में पाया। उसका चेहरा निर्विकार था, उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में वे दर्द था जो सब कुछ बयां कर रहा था।
किसी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। रीमा के साथ हुआ अपराध देखकर सबके दिल पिघल गए, लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ था उसका ज़ख्म उसकी रूह पर लगा था, जो शायद कभी नहीं भर सकता था। रीमा को जब होश आया तो उसने अपने आसपास अपने माँ बाप और सहेलियों को देखा। माँ उसके सिरहाने बैठी आंसू बहा रही थी और पिताजी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। स्नेहा और रिया ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन रीमा की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्यों? ये सब क्यों हुआ? मैं तो सिर्फ न्याय मांग रही थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? रीमा के मन में सवालों के तूफान थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या सच के लिए लड़ना गलत है? क्या सच की आवाज़ उठाने का ये नतीजा होता है? उसके पिता ने बस इतना कहा, रीमा, तुम कुछ गलत नहीं किया, ये दुनिया ही गलत है। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन उस दर्द में अपनी बेटी के लिए एक समझ थी, एक हिम्मत थी। रीमा के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर कोलकाता में एक नया प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ उस डॉक्टर के लिए था, बल्कि रीमा के लिए भी था। लोगों ने अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा बुलंद किया, पुलिस और सरकार पर दबाव बनाया ताकि रीमा और डॉक्टर के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। रीमा ने तय किया कि वे चुप नहीं बैठेगी। उसने अपनी कहानी को मीडिया के सामने रखने का फैसला किया। उसके साथ हुआ अपराध ना सिर्फ उसकी इज्जत का नशा था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के सामने का नाश था। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हुआ यह हादसा किसी और के साथ ना हो। मुझे न्याय चाहिए, और ये न्याय सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए है जो आज भी डर के साथ जीती है। मीडिया ने उसकी कहानी को ज़ोर शोर से दिखाया। पूरा देश रीमा के साथ खड़ा हो गया। उसने अपने अपराधियों के खिलाफ केस फाइल किया। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कानून के चक्रव्यूह में न्याय मिलना इतना आसान नहीं होता। केस के प्रोसेस में कितने महीने बीत गए, लेकिन रीमा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे कहती है कि माला तो इस दुनिया में नहीं रही, दुनिया से चली गई। शायद इसमें ही उसकी भलाई थी। अगर जिंदा रह जाती तो जिंदा लोगों जैसी नहीं होती, बल्कि एक जिंदा लाश बन जाती। बुरा तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है, लेकिन मैं अपने लिए भी लड़ूंगी और माला के लिए भी, और न्याय लेकर रहूंगी। मैं एक दिन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। उस लड़की की हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह डट कर खड़ी थी। जिस रीमा ने कभी अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरने का सपना देखा था, अब उसके सपने बदल गए थे। अब वे सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, बल्कि उन सभी औरतों की ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहती थी। उसने जर्नलिस्ट का अपना सपना पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपना जीवन बना दिया। रीमा ने एक संगठन की शुरुआत की, जिसमें वे उन औरतों की मदद करती थी जो बलात्कार या किसी भी प्रकार के अत्याचार का शिकार होती थी। उसका मिशन था कि वे उन औरतों को न्याय दिलाए, उन्हें हिम्मत दे और उनके जीवन को नई राह दिखाए। वे सब के लिए एक मिसाल बन गई। उसने अपनी दर्द भरी कहानी को अपनी ताकत बनाया और अपनी ज़िंदगी को एक मिशन। उसका कहना था कि मैं अपने दर्द के साथ नहीं जीना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हम सब की है। कई महीनों बाद रीमा के अपराधियों को कानून ने कड़ी सज़ा सुनाई। ये रीमा के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उसके सपनों की जीत थी। उसने अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू किया, जिसमें उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को पूरा किया। रीमा का जीवन सबके लिए एक मिसाल बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि दर्द कितना भी गहरा हो, अगर आप उससे लड़ने का हौसला रखते हैं तो आपसे किसी भी अपराध का सामना कर सकते हैं। उसने अपने जीवन के हर मोड़ पर एक नई राह ढूंढी और आज वे और औरतों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। आखिर में रीमा ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने सपने देखे, लेकिन दुनिया के अंधेरों ने उन्हें तोड़ दिया। फिर भी मैंने उन सपनों के टुकड़ों को जोड़कर अपना रास्ता बनाया। यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन न्याय की आशा उसे आसान बनाती है। मैं जीती क्योंकि मैंने अपने डर को कभी अपनी ताकत से बड़ा नहीं होने दिया। रीमा की कहानी कोलकाता के हर कोने में गूंज रही थी। उसका सपना सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने जीवन से ये सब साबित कर दिया कि एक औरत कितना भी मजबूत हो सकती है और दुनिया की कोई भी ताकत उसका हौसला नहीं तोड़ सकती। उसने न्याय को अपनी जीत बनाया और अपने दर्द को अपनी शक्ति।
रीमा की कहानी हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा बन गई जो सच के लिए लड़ना चाहती थी। रीमा और माला में बहुत सी चीज़ें जैसी थी। दोनों ही बहादुर थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। दोनों ही लोगों की मदद करना चाहती थी। उनके साथ एक ऐसी जैसी घटना घटी, लेकिन रीमा की किस्मत अच्छी थी कि उसकी ज़िंदगी बच गई। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वही सोचता कि ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, लेकिन इंसान ज़िंदा रहता है तो ही सब कुछ कर सकता है। अजीब बात है कि रीमा के अपराधियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन वे इतने बड़े पद पर बैठे हैं कि उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी रीमा कह रही थी कि वह आखिरी सांस तक लड़ेगी। वैसे भी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग बताएं कि अगर आप रीमा की जगह होते तो आप क्या करते और रीमा ने सही किया या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वे इस दुनिया की सबसे बहादुर लड़की है और मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। हमारे इस समाज को ऐसी लड़कियों की ज़रूरत है। और ये कहानी सुनाने वाली मैं कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त स्नेहा हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।